Okay, so today we are going to discuss this Coulomb's law. Coulomb's law मतलब Coulomb's law of electrostatics. कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली में ये किन चीज़ों पर बेस्ड है. ठीक है, हम सब जानते हैं कि चार्ज इज बेसिकली अ कैरेक्टर ऑफ मैटर. मैटर का एक कैरेक्टर है चार्ज. मैटर का एक दूसरा कैरेक्टर भी था जो बेसिकली क्या चीज़ है, मास. तो मैटर के इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से मैटर्स के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है. बात समझ में आती है. हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले अगर इससे पहले के जो मास के बीच में मास की वजह से जो फोर्स होती है उसको समझ लें तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें आसानी से समझ में आ जाएगा. बात समझ में आती है. सपोज, ठीक, सपोज देयर आर टू मासेस, है ना, दो मासेस हैं, एक m1 है और एक दूसरा मास है m2. ये इनके सेंटर्स हैं. सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज कितना है, वो r है. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस. ओके, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये बेसिकली कैसी होगी, ये अपोजिट डायरेक्शंस में होगी हमेशा. क्या बात समझ में आती है. ठीक है, किसकी वजह से होगी, किस कैरेक्टर की वजह से होगी, मास की वजह से होगी. तो न्यूटन ने जो इसका फॉर्मूला दिया वो क्या दिया, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये एफ जी है, इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये बेसिकली लॉ नहीं है, ये इक्वेशन है. लॉ क्या है, लॉ मैं बताता हूं. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस लॉ इज नोन एज प्रोडक्ट लॉ. ठीक है. दूसरा लॉ क्या है, एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये दोनों लॉ अगर हम कंबाइन कर दें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर आएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डायरेक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस. क्या बात समझ में आती है. सो दिस इज बेसिकली कंबाइंड ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which gives the idea about the force between the two masses on which factors this force is dependent. बात समझ में आती है. लेकिन हमारा जो पेट है वो इस निशान से भरता नहीं है. ये कौन सा निशान है, इट इज ए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हमें मजा आता नहीं है. हम कौन सा निशान चाहते हैं, हम इक्वल वाला निशान चाहते हैं. तो इक्वल निशान लगाने के लिए न्यूटन ने एक कांस्टेंट लगाया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. क्या बात समझ में आती है. ये पूरा का पूरी जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमको एक्चुअल फोर्स दे रही है दो मासेस के बीच में. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. मास इज ए कैरेक्टर ऑफ मैटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द मास, second character of the matter. The second character of the matter is charge. second character कौन सा है, चार्ज का है. second character कौन सा है, चार्ज. तो चार्ज क्या होता है, अब इन्हीं दो मासेस का अगर हम चार्ज लिख दें और उनके बीच में डिस्टेंस लिख दें तो सपोज एक मास, एक चार्ज है, सपोज ये एक चार्ज है, सपोज इट इज q1 एंड अनदर चार्ज इट इज q2. ओके, सपोज ये अट्रैक्टिव टाइप के हैं यानी अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में भी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसा ही होगा. और इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्जेस और बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द चार्ज ऑफ द मैटर.
क्या बात समझ में आती है? तो कूलम ने इसको देखते हुए ये समझ लिया कि मैटर के मास के कैरेक्टर की वजह से अगर फोर्स है तो मैटर के चार्ज वाले कैरेक्टर की वजह से भी फोर्स होगी। क्या बात समझ में आती है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? सपोज इट इज अगेन r। ठीक, तो कूलम ने हमें ये बताया कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2, राइट? दिस इज अगेन मे बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट लॉ। समझ में आती है बात? जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हमारा पेट अगेन इस निशान से भरने वाला नहीं है तो हम सेटिस्फाई होंगे इक्वल टू वाले निशान से। तो इक्वल टू का निशान लगाने के लिए अब यहां पर ये कांस्टेंट नहीं लगेगा, ये जी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दूसरे कैरेक्टर की वजह से है। तो कूलम ने इसका एक सिंबल बनाया जिसको हम C डैश से लिखते हैं, C डैश लगा दिया हमने, एंड इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन होना है बहुत सारा, अभी आप इस इक्वेशन को लिखिए। तो हमारे पास जो पहला प्रिलिमिनरी फॉर्मूला आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दो चार्जेस की वजह से जिनके बीच में डिस्टेंस r था, वो आया Fe, दैट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज इक्वल टू C डैश। डैश हमने इसलिए लगाया है क्योंकि फिर हम अगले चैप्टर्स में या बहुत बार कैपेसिटेंस को लिखने वाले हैं कैपिटल C से, तो इसलिए हमने यहां पर C डैश से काम चलाया, राइट? तो C डैश, व्हाट इज C डैश? C डैश किसको कहते हैं? C डैश है कूलम्स कांस्टेंट। C डैश क्या चीज है? कूलम्स कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, C डैश इज ए कूलम्स कांस्टेंट। Q1 and Q2 are the two charges and this is the product, and R square is the distance between them। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। जब दो चार्जेस हैं तो ये चीज और ये चीज फिक्स हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस भी हम फिक्स कर दें। तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करेगी? C डैश पर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? C डैश पर डिपेंड करेगी। लाइकवाइज अगर दो मासेस हम फिक्स कर दें तो ये प्रोडक्ट फिक्स हो गया, अगर बीच का डिस्टेंस भी फिक्स कर दें तो ये डिस्टेंस भी फिक्स हो गया। तो ये पूरी चीज कैसी हो गई? ये फिक्स हो गई फॉर पर्टिकुलर टू मासेस एंड फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस पे डिपेंड करेगी? G पर डिपेंड करेगी। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स what is the basic difference between the force of gravitation because of the masses and the force of electrostatic because of the charges? तो इस पॉइंट को यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। पहले इसको G को लिख लें। G क्या चीज है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G क्या चीज है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ लेट मी पुट एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पर हम अराइज करेंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Fg एंड Fe? है ना, इसको हम पूरा लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से है। मास दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से है। पहली फोर्स मास की वजह से है, दूसरी फोर्स चार्ज की वजह से। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं? ये दोनों कैरेक्टर मैटर के हैं। तो मैटर के कैरेक्टर की सिमिलैरिटी की वजह से तो हमें सिमिलर इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन एक इक्वेशन। लेकिन क्योंकि दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस?
ध्यान से समझिएगा। द बेसिक डिफरेंस इज द आंसर। इसका आंसर कहां मिलेगा, इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, समझ लीजिए बात को। इन दोनों फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू कॉन्स्टेंट्स सी डैश, पहले जी लिखते हैं, कैपिटल जी एंड सी डैश। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वो समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना बेटा। ये कैपिटल जी इज independent on the material between the two masses। ये जो कैपिटल जी है ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बीच में मासेस, बीच में कौन सा मटेरियल है, बीच में कौन सा मटेरियल है। यानी ये दो ऑब्जेक्ट थे, ध्यान से देखिएगा, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर एयर हो, यहां पर वाटर हो, यहां पर वैक्यूम हो, इस जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सली इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होगी। जी की कितनी वैल्यू होती है, कैपिटल जी की 6 पॉइंट, कितनी वैल्यू होती है बेटा, जोर से बोलिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बहुत छोटी वैल्यू है ये, लेकिन ये फिक्स है। यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा इसकी, न्यूटन निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात समझ में आई, ऐसे इसकी यूनिट निकाल लेंगे। इसकी ये जो वैल्यू है, चाहे आप दुनिया में रहें, चाहे आप आसमान में रहें, चाहे आप पानी के अंदर रहें, चाहे आप मिट्टी के अंदर रहें, किसी के अंदर भी रहें आप, इसकी वैल्यू बदलती नहीं। दूसरी, इसके बिलमुकाबिल ये जो सी डैश है हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, इसके साथ क्या होता है भाई, है ना, कूलम्स कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल बिटवीन द टू चार्जेस। नोट कर लीजिए इसको, कूलम्ब कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई, चार्जेस के ऊपर नहीं, मटेरियल के। यानी इन दो चार्जेस के बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में यहां पर अगर एयर आ गई तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर यहां पर वाटर आ गया तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर यहां ग्लास आ गया तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो दो चार्जेस के बीच में जो मटेरियल है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज मटेरियल डिपेंडेंट, इट इज मटेरियल डिपेंडेंट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज मटेरियल इंडिपेंडेंट। मटेरियल का मतलब कौन सा, मासेस या चार्जेस वाला मटेरियल नहीं, मटेरियल का मतलब बीच में जो मटेरियल है। क्या बात क्लियर हो गई? इस बात को पेन डाउन कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, है ना। तो मैं अब सारी चीज़ें मिटाकर इसको लिखूंगा।
फिर आगे और इस इक्वेशन का हमको एनालिसिस करना है। उसके बाद अभी ये लिखने के बाद हम फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क ग्रेविटेशनल फोर्स is independent on the material between the two masses. This is first point, and the second point is electrostatic force is dependent on the material between the two charges। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। यहां हमारी एक चीज़ कंप्लीट हो गई, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप हो गई, किसको लेकर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर। एक फॉर्मूला हमें समझ में आ गई बात कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसने प्रिडिक्ट कैसे किया इस फॉर्मूले को, बड़े आसानी से कर लिया। न्यूटन के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा ये फॉर्मूले को प्रिडिक्ट करना, लेकिन कूलम के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके सामने चैलेंज अब मटेरियल का था, कूलम के सामने कौन सा चैलेंज था? मटेरियल का था। कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके लिए। उसने दो चार्जेस रखे, एक Q1 रखा, एक Q2 रखा, इनके बीच में डिस्टेंस रखा। इन दोनों चार्जेस को वो मेजर कर सकता था, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो भी वो मेजर कर सकता था। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को वो मेजर कर सकता था। अब उसने क्या किया, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स थी Fe वो किसके बराबर होनी चाहिए थी? C डैश होनी चाहिए थी, Q1 Q2 अपॉन R² होनी चाहिए थी। तो ये इस फोर्स को भी मेजर कर सकता था, तो इस फोर्स को इसने मेजर कर लिया। ये पता इसको, ये पता और ये भी पता, तो अननोन कौन सी चीज रह गई? सिर्फ ये रह गई। जब उसने इन चार्जेस के बीच में वैक्यूम को क्रिएट किया या वैक्यूम के अंदर ये दो चार्जेस रखे, तो अब मटेरियल कौन सा हो गया? वैक्यूम। या एटमॉस्फेरिक एयर को रखा, तो लगभग इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आई। और वो कितनी आई, है ना? जब मटेरियल कौन सा रखा बेटा हमने? मटेरियल कौन सा रखा? मटेरियल कौन सा रखा हमने? वैक्यूम रखा या एयर रखा? एयर मतलब सिंपल एटमॉस्फेरिक एयर। थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली बराबर मान सकते हैं। जब मटेरियल ऐसा रखा तो C डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 9 × 10 की पावर 9। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। 9 × 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू आई। क्या मेरी बात समझ में आती है? यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है?
ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, दिस वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल बिटवीन दीज टू चार्जेस एज वैक्यूम और एयर, दिस शुड बी नोटेड। ये जो वैल्यू है सी डैश की, ये बदल जाएगी अगर मटेरियल बदल देंगे हम। तो बात समझ में आई? तो दिस वैल्यू इज एसोसिएटेड विद वैक्यूम और एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसके पास चैलेंज क्या था न्यूटन के पास, सॉरी कूलम के पास क्या चैलेंज था? कूलम के पास जो चैलेंज था वो ये था कि अगर मटेरियल बदला तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मटेरियल बदला तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अगर सी डैश की वैल्यू बदलती है, ये चीजें फिक्स भी रहती हैं, तो फोर्स बदल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सी डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मटेरियल बदला तो ये सी डैश वेरी कर जाएगा। ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें फिक्स भी रखी, तो सी डैश की वेरी करने की वजह से ये जो फोर्स है ये भी वेरी कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो कोई उसूल होना चाहिए, कोई कायदा होना चाहिए कि भाई वेरी कैसे करेगी, ये अलग अलग मटेरियल्स में ये कैसे वेरी करेगी। ठीक है। तो इसका जो बाद में फार्मूला आता है उसको मैं अभी लिख रहा हूं पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके कंपोनेंट कैसे कैसे आए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखना। इसका जो बाद में हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स का बेसिकली स्केलर कंपोनेंट, स्केलर वैल्यू आएगी ऐसी। ठीक है। फोर्स वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इसके अंदर इसको मैंने मैग्नीट्यूड शो किया। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्योंकि अभी हमने इधर राइट हैंड साइड पे वेक्टर नहीं लगाया, जिसको हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसको हम लोग जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसको समझ लें। तो ये बेसिकली जो सी डैश है बेटा, ये सी डैश है, वो ये वैल्यू है। यानी जो सी डैश है वो बेसिकली क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं? एक तो ये 4 कहाँ से आया, एक ये पाई कहाँ से आया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन आर क्या है, यही तो हम लोग को समझना है। बात समझ में आता है आप लोगों से? ठीक। 4 पाई कहाँ से आया? 4 पाई कहाँ से आया? चारों ही नहीं पता है, यूं कहो, है ना। अब मैं बेटा कंसेप्ट जो समझाऊंगा उसको याद रखना। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसको अलग लिख लेंगे हम। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहां पर इस इक्वेशन को बहुत बार लिखना है हम लोग को। एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। इसको हम एक तरह से समझिए कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें जस्टिफाई करने हैं, जिसमें से ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ के ज़रिए किस तरीके से आते हैं ये मैंने बता दिया। हमको बेसिकली ये पता करना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कहाँ से आया और ये बेसिकली है क्या। ये तो हमें पता है कि हमने इसका नाम रख दिया था सी डैश। अभी इस पूरे को हम कूलम कांस्टेंट कह रहे हैं। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं? कूलम कांस्टेंट कह रहे हैं, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। बात समझ में आती है? अब ध्यान से समझ लेना बेटा। एक चार्ज बनाते हैं। सपोज इधर बनाते हैं। ठीक है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
इससे कुछ दूरी पर, यहां पर नजर आ रहा है ना, यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और यहां से यहां तक की इसकी जो दूरी रखते हैं वो हम कितनी रखते हैं, वो r रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसकी वैल्यू सपोज Q1 और इसकी वैल्यू Q2, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, Fg, सॉरी मैं G लिख रहा हूं। कौन सी फोर्स लगेगी बेटा, Fe लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। किस चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से। Q1 पर भी लगेगी, अभी हम उस फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम खाली इस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे जरा ये बताइए कि ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये फोर्स, क्या ये वाली फोर्स, यहीं पे लिखता हूं, क्या ये वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी या नहीं होगी? क्लियर, समझ में आती बात? इस चार्ज को उठाकर 90 डिग्री में यहां पर ले आया, इस चार्ज को उठाकर मैं कहां ले आया, यहां पर ले आया। ध्यान से समझते रहना बेटा, कितना मैंने इसका चेंज कर दिया एंगल, मैंने 90 डिग्री इसका चेंज कर दिया। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, अब इस डायरेक्शन में लगेगी, ये बेसिकली क्या होगी, अब ये Fe होगी। क्या अब भी ये इतनी ही रहेगी फोर्स, अगर मैं डिस्टेंस बीच में बदलता नहीं हूं तो, डिस्टेंस r ही रखता हूं तो, क्या अब भी इसके ही प्रोपोर्शनल होगी, होगी? अच्छा ये बताओ बेटा, इस चार्ज को घुमा के मैं यहां पर ले आया और 90 डिग्री घुमा दिया मैंने, तो अब भी इसके बीच में डिस्टेंस मैंने r ही रखा, तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, अब भी फोर्स यही रहेगी या नहीं रहेगी? इस चार्ज को मैं यहां ले आऊं, इस चार्ज को वापस यहां ले आऊं, इस पूरे सर्किल के अंदर क्या फोर्स ऐसी ही रहेगी या नहीं? ऐसी रहेगी। ठीक है, कितना एंगल मैंने ट्रेवल कर दिया, π/2 π/2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई एंगल मैंने बदल दिया। 2 पाई एंगल पर ये वाला चार्ज चारों तरफ ऐसी ही फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, ये जो चार्ज था ये वाला, इस चार्ज को मैं इधर ले आऊं 90 डिग्री, तो अभी फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में लगेगी। इसको घुमा के बोर्ड के पीछे ले जाऊं तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यानी चाहे मैं यूं घुमाऊं चाहे मैं यूं घुमाऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है हमारा, ये वाला पॉजिटिव वाला, ये जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव वाला, इसके चारों तरफ एक स्फीयर है। इसके चारों तरफ क्या चीज है बेटा, एक स्फीयर है। किस रेडियस की, r रेडियस की, r रेडियस की एक स्फीयर है जिस पर ये फोर्स कितनी लगाता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट कि आप Q2 नहीं बदल रहे हैं। तो जब मैं यूं घुमा रहा हूं तो कितना एंगल बदला है, तब भी 2 पाई बदला है, यानी स्फीयर का एंगल कितना हो गया, 4 पाई। तो 4 पाई एंगल के लिए, 4 पाई एंगल के लिए जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के लिए। लेकिन चार्ज, ये वाला चार्ज Q2, ये तो एक वक्त में किसी एक ही जगह पर रहेगा, ये तो एक ही लाइन में रहेगा एक वक्त में। बात समझ में आ रही है? तो 4 पाई एंगल के लिए जो फोर्स है वो इतनी है, और एक लाइन के लिए जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये फंडामेंटल समझ में आ गया? ये कितनी फोर्स लगाता है अपने चारों तरफ स्फीयर पर, कितनी, किसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है चारों तरफ। तो एक लाइन में, अगर एक लाइन में हमें फोर्स निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी वो, 1 अपॉन 4 पाई। अगर हर पॉइंट पर हम Q2 के बराबर चार्ज रख दें तो फोर्स कितनी लगाएगा, इसको हम
टोटल फोर्स कितनी लगाएगा, इसको हम 4 पाई से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स कितनी लगाएगा, इतनी लगाएगा खाली। लेकिन एक ही चार्ज रखा है हमने, इसलिए कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। निशान अभी हमने ये वाला इसलिए लगा रखा है क्योंकि अभी हमने ये नहीं लिखा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अभी हमको ये पता लग गया कि ये 4 पाई कहां से आया। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो बाद में बना है, इससे पहले और एक जो जनरल फॉर्मूला है वो है Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। m स्टैंड्स फॉर मटेरियल, m स्टैंड्स फॉर मटेरियल इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन m किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में, इसके फौरन बाद। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट करके रखिए और फिर मैं मिटा के आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप, इन सारी चीज़ों को। मैं देखना चाहता हूँ आवाज़ खुली भी है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये खाली समझने वाली बात है, इसको हाँ 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 बना दीजिए, फिगर बना लीजिए। ये 2 पाई 4 पाई वाला जो कंसेप्ट है, इसको ज़रा समझ लीजिए, आगे चल के न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनिए। कूलम ने क्या किया कि फोर्स को कैलकुलेट किया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट किया और उसने ये पता लगा लिया कि आती है 1/4 पाई। अभी यहां की चीज बाद में लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा, ये तो हमने पता लगा ही लिया कि ये आता है। इसको मेजर कर लिया उसने। जब उसने वैक्यूम लिखा, जब उसने वैक्यूम में ये चार्ज प्लेस किए, तो यहां जो भी चीज आई उसको उसने कहा एप्सिलॉन नॉट, जब वैक्यूम या एयर को लिखा। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आई वो आई 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इज इट ओके? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। पर न्यूटन लिख दीजिए पहले या पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो वैल्यू आई ये किसके लिए आई? ये बेसिकली ये जो वैल्यू आई ये किसके लिए आई? ये बेसिकली वैक्यूम, वैक्यूम को हम नहीं बोलते फिजिक्स में, हम क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। किसके लिए आई? फ्री स्पेस के लिए आई। या एयर के लिए भी लगभग इतनी ही वैल्यू आई, तो हम एयर के लिए भी इसको इतना ही यूज करते हैं। सवाल यह है कि ये है क्या, इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ये तो इसका अपना नाम है, ये तो लेटर का नाम है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और ये बेसिकली क्या चीज है? जीरो, तो एप्सिलॉन नॉट बोल दिया हमने। ठीक है, इसका और दूसरा नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी वी कैन ऑल्सो से परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये बेसिकली एयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक कैरेक्टर है, ये वैक्यूम का इलेक्ट्रोस्टैटिक कैरेक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि वो फोर्स को इतना डाउन कर देता है, फोर्स को कितना? इतना डाउन कर देता है। डिवाइड हो रहा है ना ये बेसिकली। एक्चुअली में इसकी वैल्यू तो यूनिटी से कम है,
तो ये फोर्स को बढ़ाता ही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो हम यूं कह रहे हैं कि इतना ये बेसिकली डाउन कर देता है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब उसने क्या किया, अब ये Fe जो है इट इज एसोसिएटेड विथ फ्री स्पेस, राइट, या कह सकते हैं हम ये एयर से एसोसिएटेड है, या हम कह सकते हैं ये एयर से एसोसिएटेड है। जब हमने Fe को कैलकुलेट किया और यहां पर 1/4 पाई Q1 Q2 और R स्क्वायर को रखा, और ये Fe का जो मटेरियल है वो कुछ और कर दिया, लाइक ऑयल कर दिया, लाइक सैंड कर दिया, लाइक प्लास्टिक कर दिया, तो पता ये चला उस वक्त पता ये चला कि ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई, यानी अब ये 8.854 नहीं रही, बल्कि क्या हुआ, ये बढ़ गई। क्या हुआ, ये बढ़ गई। 8.854 की जगह सपोज ये 9.593 इंटू 10⁻⁻12 हो गई किसी एक मटेरियल के लिए, किसी दूसरे के लिए 10.53 हो गई, किसी तीसरे के लिए ये 11 पॉइंट समथिंग हो गई, किसी चौथे के लिए ये 12 हो गई। तो हर मटेरियल के लिए ये अलग आई, तो हर मटेरियल के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलग आएगी फॉर पर्टिकुलर टू चार्जेस एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या चीज़ आ रही है, ये वाली, ये जो चीज़ आ रही है 9.593, 10.53, 11, 12, ये क्या चीज़ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, ये आ रही हैं परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल्स। क्या चीज़ आ रही है? ये परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल्स। ये क्या चीज़ है? तो ये जो एप्सिलॉन है, अब हमने नया जो फॉर्मूला लिखा बेटा वो क्या लिखा, अब हम नया जो फॉर्मूला लिखेंगे, अब हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पर हमने सफिक्स लगा दिया m, और यहां लिखा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बिल्कुल फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो यानी हर मटेरियल की अगर आपको परमिटिविटी पता है, अगर आपको क्या चीज पता है, परमिटिविटी पता है, और इनकी वैल्यूज पता है, तो फोर्स निकाल सकते हैं आप। तो क्या कर सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं। ये मटेरियल कौन सा है जिनके बीच में ये चार्जेस रखे गए हैं, या इन चार्जेस के बीच में जो मटेरियल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन m? इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा बेटा, एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m का नाम क्या है? क्या बोलेंगे हम इसको? इसका नाम बताइए एग्जैक्ट। यही गलती होती है, बस ध्यान से सुनिए। इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल m। m लिखा है ना यहां पर, तो m जो भी मटेरियल है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? इस एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एक्चुअल। एक्चुअल का क्या मतलब है? एक्चुअल का मतलब है कि यूनिट भी होगी साथ में। एक्चुअल का क्या मतलब है? यूनिट भी होगी। यूनिट क्या होगी? अभी निकाली ना हमने, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ये जो भी परमिटिविटी आएगी उसके साथ यूनिट लगी हुई होगी। रिलेटिव परमिटिविटी में नहीं लगी होती, याद होगा आपको। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? उस मटेरियल की होती है और उसके साथ यूनिट लगी हुई होती है, इसीलिए उसका नाम है एब्सोल्यूट। और रिलेटिव परमिटिविटी को खाली हम परमिटिविटी भी बोल देते हैं, उसके साथ यूनिट नहीं लगी होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो यहां तक एक और चीज कंप्लीट हो गई। अब रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, किसके बारे में समझ लेते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं। क्या हुआ, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनिए, यहां तक तो फिजिक्स ने हमको सब कुछ बता दिया। ये जो वैल्यूज थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, ये आप देखिए कितनी अजीब अजीब सी हैं। इनको याद करना एक चैलेंज था। कॉपी में लिख लीजिए एक बार, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन इनको याद करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। इनको यूज़ कैसे करें हम फौरन, है ना? जैसे टेलीफोन पे हमें किसी की परमिटिविटी बतानी है, तो अब सबकी ये बताते रहे हम। ठीक है, अब ध्यान से इसका जस्टिफिकेशन सुनिए। जैसा मैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसको अच्छे तरीके से सुनिए। मेरी एज सपोज मेरी एज 40 ईयर्स है, या मेरी एज तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है। मान लीजिए कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो कोई, उसकी एज 10 ईयर्स है। कितनी है? 10 ईयर्स। सपोज उसकी एज कितनी है? 10 ईयर्स है। एक और थोड़ा सा बड़ा बच्चा आया, उसकी एज 15 ईयर्स है। और कोई एक छोटा बच्चा और थोड़ा सा और बड़ा बच्चा आया, उसकी एज 20 ईयर्स है। सपोज आप लोगों की 20 ईयर्स की लगभग होगी, तो 20 ईयर्स। और कोई थोड़ा सा कोई और साहब आए, उनकी एज सपोज 30 ईयर्स है। मेरी एज सपोज 40 ईयर्स है ना? सपोज मैं आपसे कहूं ये सारी एज याद करनी है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल होगा। और बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, किसी की 28 भी होगी, किसी की 18 भी होगी, तो आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने क्या किया, मैंने आपसे यूं कहा कि ठीक है, ये कोई पर्सन X था, उसकी एज ये है, ये कोई पर्सन Y था, ये कोई पर्सन Z था, और ये कोई पर्सन सपोज M था। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट है। क्या चीज़ है ये? एप्सिलॉन नॉट। इधर उधर की चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि आपको कंसंट्रेशन बना रहे। ये क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी कहाँ से आई है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस पर्सन X की ये 15 ईयर्स वाली एज याद मत करिए, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। आप इसके रिलेशन में याद करिए, तो इसके रिलेशन में इसकी 1.5 है या नहीं? भाई इसकी 15 है, इसकी 10 है, तो इसकी 1.5 है या नहीं? इसकी 20 है तो इसकी 2 है या नहीं? 2.0। इसकी 30 है तो इसकी 3.0 है या नहीं? इसकी 40 है तो इसकी 4.0 है या नहीं? और इसकी कितनी है? इसकी 1 है। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये 10, 15, 20, 30, 40, दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज। और ये जो वैल्यूज हैं 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, ये कौन सी वैल्यू है? ये है रिलेटिव वैल्यूज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सी वैल्यूज है? रिलेटिव वैल्यूज हैं। मेरी बात समझ में क्लियर हो रही है? ये कौन सी वैल्यूज है? रिलेटिव वैल्यूज हैं। तो अब अगर हमें ये 15 लिखना है, तो या तो हम 15 लिखें, या हम क्या लिखें? ध्यान से देखना इधर, या हम लिखें 10 इंटू 1.5, या तो हम 15 लिखें या हम 10 इंटू 1.5 लिखें। तो या तो इसको याद कर लें, टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू को, या इसको याद कर लें। देखो तो कैसे, या हम 40 लिखें, या हम क्या याद कर लें? 10 इंटू 4। तो ये 10 हर जगह कॉमन आ जाएगा। 10 हर जगह क्या आ जाएगा? कॉमन। तो या तो हम एप्सिलॉन m लिखें, या एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r लिखें। ध्यान समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो हम ये लिखें या हम क्या लिखें, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या हम ये लिखें। अब क्लियर हो गई सारी बातें या नहीं? ठीक है, क्योंकि जो एप्सिलॉन आर की वैल्यूज हैं वो 1.5, 1.6, 2.9, 2.8, तो ये छोटा नंबर है, इसको याद करना आसान है। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए, साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन आर को गढ़ दिया अपने मन से। व्हाट इज एप्सिलॉन आर? व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? ऑफ मटेरियल। ठीक है, बस एक लाइन और लिख लें तो ये वाला टॉपिक कम से कम यहां कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, एप्सिलॉन आर ऑफ एयर या फ्री स्पेस कितनी होती है? एप्सिलॉन आर ऑफ एयर या फ्री स्पेस कितनी होगी? ध्यान से देखिए, ये जो 10 साल वाला बच्चा था, इसकी रिलेटिव वैल्यू कितनी थी? इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल के बताएंगे। फिलहाल तो क्योंकि ये वाली बात चल रही है, ये एग्जाम्पल चल रही है, तो इसी की रिस्पेक्ट में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस कितनी होगी बेटा? 1.0। कितनी होगी? 1.0। इसीलिए जब एयर के लिए ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, जब ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा जाएगा? एयर के लिए लिखा जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां हमको पता है कि यहां पर जो 1 है वो एप्सिलॉन आर है, वो एयर के लिए 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए है बेटा? फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये फोर्स अभी तक जितनी बार भी लिखी है, ये बेसिकली खाली स्केलर है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या चीज़ है? खाली स्केलर है, या कहिए मैग्नीट्यूड। बेसिकली क्या चीज़ है ये? मैग्नीट्यूड। ये कहीं मैं भूल भी गया हूँ तो समझ, याद रखिएगा, इट इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म इसका अगला टॉपिक है, और थोड़ी सी परमिटिविटी के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसी के साथ करा देते हैं। परमिटिविटी बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, वो इसी के साथ करा देते हैं। फिर वेक्टर फॉर्म को अलग से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सबको आप। ठीक है, इसको ही मिटा दें। तो हम कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम परमिटिविटी की लिख लेते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक of medium between two charges which affects electrostatic force
बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या होती है? मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है विच अफेक्ट्स द फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। बात क्लियर हो गई? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का वैसे फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अगर हम लिखें फोर्सेस की टर्म्स में, force between the two electric charges when they are placed in air and divided by force between the two charges when they are placed in a medium। तो हम यहां पे लिखेंगे it is the ratio of force, force का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, force between the two charges when placed in एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस या एयर, डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस when placed in मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसकी परमिटिविटी यहां पर निकलवाई है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जिस मीडियम की यहां निकलवाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, जब वो फ्री स्पेस में रखे गए उस वक्त फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square divided by force between the two charges when placed in a particular medium। तो उस वक्त कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m या खाली एप्सिलॉन मल्टीप्लाइडेड बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, 1/4 पाई इससे कट जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले को याद रखना है। जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी है, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाती है? यूनिट ही नहीं आती, तो ये बेसिकली क्या आ जाता है? डायमेंशन लेस। इट इज डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज यूनिट लेस, इट इज जस्ट ए रेशियो। नोट कर लीजिए, इट इज जस्ट ए ratio for all materials other than free space। फ्री स्पेस के अलावा जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी एप्सिलॉन m ज्यादा होती है एप्सिलॉन नॉट से। अदर देन लिखा है ना, अदर देन, ये ज्यादा होती है। इसका मतलब दैट इज फॉर ऑल मटेरियल्स अदर देन फ्री स्पेस
एप्सिलॉन आर विल बी ग्रेटर देन 1। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि ये रेशियो है, एप्सिलॉन एम ज़्यादा होती है एप्सिलॉन नॉट से सारे मटेरियल्स के लिए, तो ये एप्सिलॉन आर 1 से ज़्यादा हो जाएगी सारे मटेरियल्स के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, दोबारा लिखते हैं। यहां एक चीज और लिख लेते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो सारे मटेरियल्स के लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है 1 से ज्यादा। ये तो फिक्स हो गई, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स हो गई। इसकी वैल्यू कितनी? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इसकी वैल्यू तो हर जगह आएगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू सारे मटेरियल्स में आएगी 1 से ज्यादा। तो सारे मटेरियल की जो फोर्स होगी वो उस फोर्स से कम होगी जो कि फ्री स्पेस में होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब चार्जेस फ्री स्पेस में होंगे। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने? हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is maximum when the charges are placed in vacuum। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये किसके लिए लिखवा रहा हूँ? वैक्यूम के लिए लिखवा रहा हूँ। एक मिनट इसको पूरा कर दूँ। वैक्यूम या फ्री स्पेस या कहिए एयर। ठीक है, हम इन तीनों में कोई अब बोलिए क्या पूछना है? हर वैल्यू हर मटेरियल के लिए 1 से ज्यादा आएगी। तो Fe तो फिर मैक्सिमम कैसे होगा? Fe मैक्सिमम वैक्यूम के लिए मैक्सिमम होगा, क्योंकि ER की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम 1 होती है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। ये मिनिमम वैल्यू है एप्सिलॉन आर की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी जितने भी मटेरियल रखेंगे उसमें 1.5 होगी, किसी में 1.8 होगी, 2.8 होगी, 2.5 होगी, तो ये फोर्स कम होती चली जाएगी बाकी मटेरियल्स के लिए। तो मैक्सिमम फोर्स किसके लिए रहेगी? फ्री स्पेस। जो कंफ्यूजन है उसको वीडियो में देख लेना, एक दो बात और छूट गई होंगी। ठीक है, वो याद हो जाएंगी। ठीक है ना, अपने नोट्स भी देख लेना। इतनी बात हो गई, कोई चीज़ रह गई है? डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, इसको भी करा ही देते हैं। छोटी सी बात है ये, वरना फिर अलग में कराने में परेशानी होगी। ठीक है, कभी कभार पूछ लेते हैं इसको, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होगी? कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो यूनिट ही नहीं होती। रिलेटिव की तो यूनिट ही नहीं होती। तो हम किसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं? डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी यानी कौन सी परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, कौन सी परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? नहीं, यूनिट पूछ रहा हूं मैं सबसे पहले, यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर नहीं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस ये ऊपर चला जा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर की पावर -2। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। कूलम, अब हम इससे डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये समझ लिए डायमेंशन निकालने का तरीका। कूलम बेसिकली क्या चीज़ है? कूलम बेसिकली चार्ज है। कूलम क्या चीज़ है? कूलम इज बेसिकली चार्ज।